फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के क्लास में आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य प्रशासन। और ये इसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि किस तरीके से मगध जनपद का उत्कर्ष हुआ था, कितने कितने यहाँ पे राजा लोग शासन किए थे, कौन कौन सा राजवंश आया था, ठीक है ना। इसके बारे में पूरा डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग मौर्य साम्राज्य का स्थापना जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ। फिर उसके बेटा था बिंदुसार। फिर उसके बाद बिंदुसार के बाद उसका बेटा हुआ सम्राट अशोक, जहाँ पे हम लोग सम्राट अशोक से जो है आज के क्लास में डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सम्राट अशोक, इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि ये अशोक की माता का नाम था आपका सुभद्रा नाम था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान जो है 269 ईस्वी में मगध की राजधानी पर बैठा था, ठीक है। इसका जो टाइमिंग पीरियड देख लीजिए, 273 से लेके 232, यानी 273 से लेके 232 ईस्वी तक था, ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो राजगद्दी पे बैठने से पहले अशोक जो है कहाँ का राजपाल था, तो अवंती का राजपाल था। ये कंपटीशन में पूछा गया है, कहाँ का राजपाल था, अवंती का राजपाल था। कारुवाकी और त्रिशूल श्रिता, ठीक है, तिष्य रचिता, सॉरी तिष्य रचिता, ये अशोक की दो महारानियाँ थी। और अशोक की पत्नी महादेवी जो थी, ये आपका उससे महेंद्र और संघमित्रा नामक दो संतान हुआ था। और संघमित्रा और चारुमती, ये जो है अशोक की दो पुत्रियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महेंद्र और संघमित्रा का नाम जो है ना, और कहीं भी डिस्कस किया गया है। पता है, जब सम्राट अशोक जो था ना, जब ये राजा बना था, तो उसके 8 साल के बाद क्या हुआ था, आपका कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग जो है अभी कहाँ है, तो ये आधुनिक उड़ीसा में है। तो ये जब राजा बना था, उसका 8 साल बाद कलिंग युद्ध हुआ था। इसमें लाखों लोग मर गए थे, ठीक है। तो उनका जो मृत शरीर देख के जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने जो है अस्त्र को त्याग दिया था, ठीक है, अस्त्र त्याग दिया था। तो उसके बाद जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसलिए ये अपना बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो इतना याद रहेगा ना। तो ये सब हम लोग, और इसका वर्णन देखिए, ये जो कलिंग युद्ध जो है, इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। अशोक के कितना शिलालेख है, तो 14 शिलालेख है। उसमें 13वें शिलालेख में हमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। कितना स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख जो है 7 है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अशोक के नाम, जैसे कि अशोक मौर्य जो है हमें गिरनार अभिलेख से मिला है इसका नाम। अशोक वर्धन जो है पुराण से देखने को मिला है। प्रियदर्शी जो है भाबरू शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। और अशोक जो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम अभिलेख में जो है अशोक कहा गया है, ठीक है। तो अशोक की अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य। अशोक का जो अभिलेख जो है ना, ये 3 भाग में विभाजित होता है। अभी हम आपको शिलालेख के बारे में डिस्कस किए, स्तंभ लेख के बारे में बताया, और ये एक है गुहा लेख है। कितना शिलालेख है, 14 शिलालेख है। कितना स्तंभ लेख है, 7 स्तंभ लेख है, ठीक है। फिर गुहा लेख है। तो अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में टिफेंतेलर जो है की थी। इसकी संख्या कितना है, 14 है, ठीक है। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिला था, जेम्स प्रिंसप को मिला था, ठीक है। 1837 ईस्वी में मिला था। ये तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके कई कंपटीशन में पूछा जाता है, जेम्स प्रिंसप का नाम। तो इसको तो रट्टा मार ही लीजिए। नेक्स्ट जो है अशोक का उल्लेख जो है मास्की, नेतुर, गुजरा एवं उद्गोलम अभिलेख में भी है, ठीक है। अशोक के जो 13वें शिलालेख में इसमें प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा 13वें शिलालेख में कुछ राजाओं का भी वर्णन देखने को मिला है। जैसे सीरिया का राजा जो थे, ये एंटियोकस द्वितीय थे। मिस्र का शासक जो थे, टॉलमी 2 थे, इसको फिलाडेल्फस भी कहते हैं। मैकदोनिया का जो राजा थे, एंटिगोनस थे। सीरीन का जो राजा था, ये मगस थे। और एपिरस का जो शासक था, अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो फिर से एक बार
डिस्कस कर लेते हैं कि सीरिया के राजा कौन थे, एंटीयोकस थे। मिस्र के शासक कौन थे, टॉलमी थे। मैकेडोनिया के राजा कौन थे, एडिगोनस थे, एटिगोनस थे। सीरीन का राजा कौन था, मगस था। एपिरस का राजा कौन था, अलेक्जेंडर था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है, 7 है, जो कि सिर्फ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, 6 अलग अलग स्थानों से ये प्राप्त हुआ है। जैसे कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है ना, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। फिर जो है अकबर जो है इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो कि कहाँ था, कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद में लाके स्थापित कराया गया। फिर दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, पहले ये दिल्ली में टोपरा में था। ठीक है, ये जो है फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये टोपरा से दिल्ली लाया था इसको, दिल्ली टोपरा को। फिर दिल्ली मेरठ है, पहले मेरठ में स्थित था, फिर जो है इसको फिरोज शाह जो है दिल्ली लाया, दिल्ली मेरठ को। फिर रामपुरवा जो है, यह स्तंभ लेख जो है चंपारण कहाँ है, बिहार में है, यह वहाँ स्थापित था। इसकी खोज जो है 1872 ईस्वी में हुआ था, और कार्लायल ने की थी। फिर लोरिया अरेराज जो है चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ जो है ये चंपारण बिहार में है, और इस स्तंभ पर जो है मोर का चित्र बनाया गया है। तो अभी हम लोग 6 स्तंभ लेख का तो डिस्कस कर चुके हैं। कौशाम्बी अभिलेख को हम लोग रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है ना, ये सबसे लंबा अभिलेख है, याद रखिएगा। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर जो है इलाहाबाद लाया था, और जिस पर स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है ना, ये रुमिंदेई है, और इसकी खोज जो है फियर ने की थी। किसने किया था, फियर ने की थी। इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। मौर्य साम्राज्य जो है 137 वर्ष तक रहा था, और इस वंश का जो अंतिम राजा जो शासक था ना, ये वेदर्थ था। कौन था, वेदर्थ था। अब देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और पादेशिक रज्जुक युक्तक को प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसको हम लोग अनुसंधान कहते हैं, या अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अनुसंधान कहलाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, अशोक ने भाब्रू अभिलेख में स्वयं को प्रियदर्शिम राजा मगधे कहा है। स्वयं को क्या कहा है, तो प्रियदर्शिम राजा मगधे कहा है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख में अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु गया बिहार में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया है, बिहार में करवाया है, और उनका नाम क्या क्या है, तो कर्ण है, चौपड़ है, सुदामा है, विश्व झोपड़ी है। ठीक है, तो नाम याद रहेगा ना, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ने आजीविका को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा जो है प्रदान की थी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, घरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी, घरोष्टी, ग्रीक और अरमाई लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि अशोक के पौत्र है दशरथ ने आजीविका को नागा अर्जुन गुफा जो है प्रदान किया। पौत्र मतलब समझ रहे ना, क्या होता है उसको हम लोग, बेटा का बेटा। ठीक है, ये आजीविका को क्या प्रदान किया, नागा अर्जुन गुफा। अशोक को शेरे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा से प्राप्त है। ठीक है, यानी कि शेरे कुना जो है इसको कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में से जो है प्राप्त है। अब देखिए, मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी तृतीय महामात्य कहलाते हैं, और ऐसे अधिकारियों की संख्या कितना है, 18 है, जिसमें कुछ अधिकारियों की आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि समहर्ता जो है, जो कर निर्धारण का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसको हम लोग वित्त मंत्री भी कहते हैं। और सनिधाता जो रहता है ये कोषागार का संरक्षक होता है। कर्मातिक जो होता है उद्योग मंत्री होता है। अतः पाल जो होता है सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता है, और व्यवहारिक जो रहता है नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता है।
ठीक है। तृतीय के पश्चात आधिकारिक क्रम में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष है, जैसे सीताध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते हैं। प्रोता अध्यक्ष जो होता है, पोतवा अध्यक्ष, ठीक है, ये मापतोल का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष जो रहता है मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष होता है। और पण्याध्यक्ष जो रहता है व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता है। विविधाध्यक्ष जो होता है चारगाहों का अध्यक्ष होता है। और आंकड़ाध्यक्ष जो होता है खानों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए प्रांतीय और स्थानीय शासन में, जैसे कि राज्य की कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है और अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, प्रांतों का शासन जो है प्रांतीय प्रशासक परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें हम जो है कुम्हार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद भी होता था। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रांतीय और कुछ स्थानीय शासन दिया हुआ है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तरापद का राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है, उज्जैनी है। कलिंग प्रांत की राजधानी क्या है, तोसली है। दक्षिणापद की राजधानी क्या है, श्रवणगिरी है। प्राचीन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। तो एटलीस्ट इसकी राजधानी जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका नगर प्रशासन है। नगर प्रशासन मैगंथिस के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों में एक मंडल करता था, जो समितियों में विभाजित था। और प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। ठीक है, पहला जो है प्रथम जो था वो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। दूसरा जो था विदेशियों की देखरेख करता था। तीसरा जो था जन्म मरण का निवारण विवरण करता था। और चौथा जो था ना ये व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करता था। और चौथा और पांचवा जो था निर्मित वस्तुओं का के विक्रय का निरीक्षण करता था। और यानी छठा जो था वो बिक्री कर वसूल करता था। ठीक है, न्याय प्रशासन के अंतर्गत मौर्य काल में दीवानी न्यायालय, धर्मस्तरीय तथा फौजदारी न्यायालय, कंटक शोधन मौजूद थे। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मैगंथिस के अनुसार जो है एग्रोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। क्या था, मार्ग निर्माण अधिकारी था। और मैगंथिस ने नगर कमिश्नर को एस्टिनोमाई कहा था। क्या कहा था, एस्टिनोमाई कहा था। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ देखिए कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैगंथिस जो है ये कहा था सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसको सेनापति कहा जाता है। और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। अच्छा, यहाँ से गुप्तचर व्यवस्था से देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था में क्या है, तो मौर्य प्रशासन तंत्र के 2 प्रकार के गुप्तचर होता था। एक गुप्तचर विभाग के प्रमुख को हम लोग महामात्यपक्ष कहते हैं, महामात्यपक्ष कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और एक स्थान में कार्य करने वाला जो गुप्तचर होता है ना उसको संस्था कहा जाता है। और जो इधर उधर भ्रमण करता है उसको संचारा कहा जाता है। दोनों वर्ड याद रखिएगा। सैन्य प्रशासन में ये याद रखिएगा कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता है। और पिलनी जो थे ना ये एक यूनानी लेखक थे, उन्होंने उसके अनुसार जो है यहाँ पे 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार था और 9,000 हाथी था। ठीक है, और सैन्य समिति और जो थी और उसका कुछ कार्य है, जैसे कि प्रथम समिति जो थी उसका जल सेना की व्यवस्था करना था। दूसरी जो थी उसका यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना था। तीसरा जो था पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चौथा जो था वो अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करता था। पांचवा जो था गज सेना की देखरेख करता था। और छठा जो था ये रथ सेना की देखरेख करता था। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है कि मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था, यहाँ से याद रखिएगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे उपज का जितना भी मतलब कि
यानी किसान जितना भी उपजाया करता था उसका 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में लिया जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी ना उसको सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। बिना वर्षा का जो खेती जो जमीन पे अच्छी खेती होती थी वैसी भूमि को अदेव मातृक कहा गया है। यहाँ 8 प्रकार का विवाह होता था। ब्रह्म था, प्रजापति था, आर्स था, देव था, गंध था, असुर था, राक्षस था, पिशाच था, ठीक है। और प्रांतों से कर एकत्र करने की जिम्मेदारी जो है स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी को होती थी। इम्पॉर्टेंट है, स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी को होती थी, ठीक है। मौर्य काल में जो है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मौर्य काल में जो है बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था और नगद के रूप में जाने वाला कर को हिरण्य कहा जाता था, ठीक है। जो नगद के रूप में जो कर दिया जाता था ना उसको हिरण्य कहा गया है। मैगंथीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक था, किसान था, हीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था, सभापद था, ठीक है। सभासद था। ये 7 वर्गों में विभाजित किया है भारतीय समाज को। किसने किया? मैगंथीज ने किया था। तो एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा है। दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है, सभासद है। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा शूद्रों को वन धर्म बताया गया अर्थशास्त्र में। अब शूद्र कौन है पता है ना, कि हम लोग समाज को जो है 4 वर्गों में विभाजित किए थे। पहला ब्राह्मण था, दूसरा राजपूत था, तीसरा वैश्य था, चौथा शूद्र था। तो अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है, ठीक है। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवहरण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को शुभांग कहा गया है और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहलाती है। स्वतंत्र रूप से रहने वाली महिला छंदवासिनी कहलाती है। घर से बाहर नहीं जाने वाली महिला अनिष्कासनी कहलाती है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि मौर्य काल में हम किससे क्या कहते थे, किसे कहा क्या कहते हैं। अच्छा, मौर्य सम्राट से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है हमारा क्वेश्चन यहीं से आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।